तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। फरीदाबाद में एक सेक्टर लगता है, सेक्टर 45, और मैं बात कर रहा हूँ 2013 की। दिसंबर का महीना था, 27 तारीख थी। उस टाइम वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे, थाना जिसे चौकी प्रभारी कहा जाता है, उनका नाम था सोहन पाल। गश्त पे निकले थे, चूँकि रात को लगभग 2 या 3 बजे होंगे। इसी दौरान उनको कंट्रोल रूम से एक फ़ोन आता है। फ़ोन करके उन्हें बताया जाता है कि इसी सेक्टर 45 में एक कोठी है, 387 नंबर। इसी कोठी नंबर 387 में एक कत्ल हो चुका है। अब चूँकि ये राउंड पे थे, इनके पास 2-3-4 इनके जूनियर्स, फ़ौरन फ़ोन आता है। गाड़ी में बैठे ही थे और महज उस जगह से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे थे, इसलिए फ़ौरन वहाँ से रवाना होते हैं और 10 मिनट के फासले पे इस कोठे नंबर 387 पे ये पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अच्छा, ये जो सेक्टर नंबर 45 था, ये बेहद पॉर्स इलाका था। वहाँ पे बेहद अमीर लोग रहा करते थे और ऐसे लोग के जो अपने कामों में ही ज़्यादा मशगूल, ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं, वहाँ पे ज़्यादा कोई शोर नहीं, अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था। बड़े बड़े लोग सुबह को निकल जाते, फिर देर रात आते। कोई 8 बजे आता, कोई 10 बजे आता, कोई 12 बजे आता। तो आपस में लोगों का ज़्यादा जुड़ाव भी नहीं था। महंगे महंगे घर थे, महंगी महंगी कोठियाँ थी। तो ऐसे ही एक कोठी में जब कत्ल की सूचना मिली, चौकी इंचार्ज भी थोड़ा शक्ते में आए कि मामला बड़े घर का है। वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। उन तमाम लोगों को हटाते हुए जब उस कोठी के मेन गेट को खोला जाता है तो सामने एक शख्स मिलता है। जैसे ही उस शख्स को चौकी इंचार्ज देखते हैं, फ़ौरन वो अंदर आने का इशारा देता है। ये अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, एक बेडरूम की तरफ इशारा किया जाता है। वहाँ पे ये जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पूरा बिस्तर खून से लाल, बॉडी के गले से खून रिस रहा है और इसकी गला रेत की हत्या की गई है। अब ये चीज़ इन्होंने जब देखा, देखने के बाद फ़ौरन फॉरेंसिक को फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाया। टीम आती है। आने के बाद उस पूरे कमरे को अपने कब्ज़े में लेती है, सबको वहाँ से हटाती है। पूरे कमरे की अच्छी से तलाशी शुरू करती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। इधर बॉडी को अपने कब्ज़े में लेके पंचनामा करके पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। उसके बाद जब उस कमरे की तलाशी ली जाती है, चूँकि मामला कत्ल का था तो अब जाँच पड़ताल करनी थी, तो तलाशी लेने के बाद 2-3 चीज़ें मिली। पहला, लाश थी ही, उसका गला रेता गया था तो मामला कत्ल का था। उसके बाद जब कमरे को तलाशा गया तो वहाँ पे जो अलमारी थी वो खुली पड़ी थी और साथ ही अलमारी के लगभग सामान बिखरे पड़े थे और अलमारी के अंदर जो लॉकर था वो टूटा पड़ा था और उसके अंदर से कई चीज़ें गायब थी। अब एक तो लाश का मिलना, दूसरे घर में इस तरह से एक अलमारी का टूटना, सामान का बिखरा होना। पुलिस वाले हों चाहे आसपास के तमाम लोग हों, जिन्होंने भी देखा, उन्हें देखने के बाद यही लगा कि ये जो मामला है लूटपाट का है। यानी लुटेरे आए होंगे, उन्होंने लूटपाट करने की कोशिश की होगी। इस लड़की ने विरोध किया होगा, उसके बाद इसे मार दिया गया। अब ये तमाम चीज़ें जानने के लिए पुलिस वालों ने सोचा कि चलो इस फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा खंगाल लें कि कितने लोग रहते हैं, लुटेरे कैसे आ गए, कैसे कत्ल हुआ होगा, परिवार के बाकी लोग कौन है, कौन कौन रहता है। अब पुलिस वालों ने जब ये चीज़ देखी कि एक लड़की की लाश पड़ी है और साथ ही एक बड़ी सी कोठी में इस तरह से लूटपाट हो गई, तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कोठी में क्या ये लड़की अकेली थी? और अगर ये लड़की अकेली थी तो फिर वो शख्स कौन था जिसने गेट खोला? और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर ये मामला सुनसान इलाके का है तो पुलिस को इत्तला किसने दी? इसके बाद पुलिस वालों ने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले उस शख्स से पूछा जिसने गेट खोला था। उसने बताया कि वो इस कोठी में एज ए किराएदार रहता है और जो फ़ोन करने वाली महिला थी जिसने फ़ोन किया वो कोई और नहीं, इस मरने वाली लड़की जिसका नाम था किरण, उसकी माँ थी जिसका नाम था पुष्पा कोहली। अब फ़ौरन पुलिस वालों ने कहा कि माँ जी को बुलाया जाए। पुष्पा कोहली आती हैं। आने के बाद उनसे पूछा गया कि माँ आज ही आखिर हुआ क्या था। उन्होंने रोते हुए फिर पूरी कहानी सुनाई और कहा कि रात के लगभग 10 बजे की बात है। मेरी बेटी घर पे अकेली थी और मेरे जो पति हैं और मेरा जो बेटा है
यानी परिवार में टोटल 4 लोग थे। पति का नाम था सुरेंद्र कोहली, बेटे का नाम था नितिन कोहली, बामुश्किल 12 साल उसकी उम्र रही होगी। ये दोनों गए थे पुष्पा कोहली की माँ को देखने पंजाब, चूँकि उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी। तो घर में केवल पुष्पा कोहली और उनकी बेटी किरण कोहली, टोटल 2 लोग थे। इसी दौरान रात के लगभग 10 बजे की बात है। 10 बजे लगभग जब खाना खा के लोग सोने जा रहे थे, उसी दौरान 2 महिलाएं आती हैं, दोनों बुर्के में थी। आने के बाद अब पुष्पा कोहली उनको पहचानती नहीं थी। उन्होंने इशारे में ही किरण कोहली से पूछा कि ये कौन है। किरण ने बताया कि ये कुछ क्लाइंट हैं और कुछ काम है, इनसे बातचीत करनी है। इसके बाद पुष्पा ने कहा कि ठीक है। इसी दौरान पुष्पा को किरण एक गिलास पानी ला के देती है, यानी जो बिटिया थी उसने अपने माँ को एक गिलास पानी दिया। पानी जैसे ही पुष्पा पीती है, पीने के बाद या तो वो बेहोश हो जाती है या तो उसे गहरी नींद आ जाती है। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं मालूम। रात के लगभग 2 बजे के आसपास जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका हाथ पांव बांधा गया है और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूसा गया है। अब हाथ पांव बंधा, कपड़ा ठूसा गया, दरवाज़ा बाहर से बंद है। ये तमाम चीज़ जब वो देखती है तो देखने के बाद घबरा जाती है, लेकिन अब करे क्या। आनन फानन में उसने बेड की तरफ देखा, वहाँ पे एक फ़ोन पड़ा था। अब पैर से और हाथ की मदद से उसने पहला फ़ोन अपनी बेटी किरण को किया, क्योंकि बिटिया की चिंता हुई कि अगर माँ की ऐसी हालत है तो बिटिया के साथ न जाने क्या किया होगा उन लोगों ने। बेटी को फ़ोन गया, बेटी ने फ़ोन उठाया नहीं। दूसरा फ़ोन उसने अपनी नौकरानी सपना को किया। सपना का फ़ोन उठा, लेकिन चूंकि हाथ पांव बंधा था और मुंह में इसकी पट्टी थी, यानी पुष्पा कोहली किरण की माँ के, तो सपना भी कुछ समझ नहीं पाई। तब ये घिसटते हुए दरवाजे के पास आती है और हाथ से पैर से उस दरवाजे को पीटने लगती है। अब दरवाजे के पीटने की आवाज़ जब किराएदार राजेश सुनता है तो चूँकि वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था तो भाग के नीचे आता है। आने के बाद दरवाज़ा खोलता है। खोलने के बाद इसको इस हाल में देखता है, वो भी परेशान होता है। फ़ौरन इसका हाथ पांव खोलता है। खोलने के बाद राजेश से जो पुष्पा हैं वो पूछती हैं कि अब किरण कहाँ है। राजेश ने बताया कि किरण अपने कमरे में सो रही होगी। इसके बाद दोनों लोग भाग के उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि किरण जो है मरी पड़ी है। इसके बाद फिर इन्हीं दोनों ने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है। अब पुलिस ने जब ये बात सुनी तो 2-3 चीज़ें बड़ी हैरान करने वाली थी। पहला, किस तरह से रात में 2 लोग आ कैसे सकते हैं, और दूसरा, अगर बेटी ने कहा कि वो क्लाइंट है दोनों उनकी, तो आखिर बेटी काम क्या करती थी। तो इसके बारे में भी जब पूछा गया तो फिर इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि हम लोग जो हैं, चाहे वो सुरेंद्र कोहली हो चाहे पुष्पा हो, ये दोनों मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब से ये बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आते हैं। साल 1990 में इन दोनों की शादी हुई थी। शादी होने के बाद इसी फरीदाबाद में आते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू करते हैं। काम इनका चल निकलता है ठीक ठाक, ये पैसे कमाते हैं। इसी के बाद इनके घर एक बिटिया का जन्म होता है जिसका नाम इन्होंने किरण रखा। अब चूँकि किरण बचपन से ही चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई थी, इस वजह से ना ही किरण को कोई रोक टोक हुई, ना ही किसी चीज़ की कोई कमी, ना कोई पाबंदी। शुरुआत से ही जो किरण थी उसने अय्याशी भरी एक ज़िंदगी जी। समय से पहले उसके हाथ में फ़ोन था, समय से पहले उसके पास पैसे मिल जाते थे, उसके पास गाड़ी समय से पहले थी। तो ना ही उसने कुछ गरीबी देखी, ना ही उसने कोई संघर्ष देखा। इसी दौरान अब उसका चाल चलन भी थोड़ा सा ख़राब हुआ। लेट नाइट वो पार्टी करने जाती, लेट नाइट वो घूमने जाती। इसी दौरान उसका एक लड़के से अफेयर हो जाता है। साल 2010 की ये बात है। लड़के का नाम था रंजीत त्रिपाठी। अब रणजीत से जब उसका अफेयर हुआ तो चूँकि ये लोग कोहली, वो त्रिपाठी, परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन तब तक जो किरण थी उतनी जिद्दी हो चुकी थी कि जिद पे आके उसने फिर शादी कर ही ली। शादी करने के बाद वो अपने पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। लेकिन अब जो ज़िंदगी यहाँ पे थी वो ज़िंदगी उसे वहाँ मिल नहीं पाई। अब वो परेशान रहने लगी। इसके बाद उसने एक अलग अलग जगहों पे जॉब करना शुरू किया और इत्तेफाक से किस्मत का खेल ही कहेंगे कि एक शख्स के साथ जब वो जॉब करती है तो उसी दौरान उसका वो काम चल निकलता है। उसके बाद दोनों वो नौकरी छोड़ते हैं। उसके बाद एक प्राइवेट बिजनेस शुरू करते हैं। प्राइवेट बिजनेस शुरू करने के बाद अब ठीक ठाक पैसे, ठीक ठाक मुनाफा दोनों कमाने लगे। अब उम्मीद से ज़्यादा पैसे फिर आने लगे। किरण की शौबत फिर बिगड़ी। किरण फिर लगातार लेट नाइट पार्टी करती, लेट नाइट क्लब्स जाती है।
ड्रिंक्स करती, ड्रग्स लेती। अब शुरुआत में जो पति था रंजीत, उसने इग्नोर किया, लेकिन लगातार जब पत्नी की हरकतें बढ़ती चली गई और शादी के 1-2 साल बाद ही वो कोई भी बात सुनने से इनकार करने लगी, तो पति ने फिर माँ से कांटेक्ट किया, यानी किरण कोहली की माँ पुष्पा से। उसको पूरा वाकया बताया कि किस हिसाब से अब जो किरण है कोई बात नहीं सुनती। पुष्पा ने भी समझाने का फैसला किया, पुष्पा ने कई बार समझाया भी, लेकिन किरण कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से अब मियाँ बीवी के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा, अक्सर तकरार होने लगी, और अंत में 5-6 महीने पहले की बात है, अपने पति को वो छोड़ती है। और छोड़ने के बाद अपने मायके यानी इसी सेक्टर 45 के अपनी उसी कोठी नंबर 387 में अपने माँ बाप और अपने भाई के साथ किरण वापस आके रहने लगती है। तभी से जो कुछ काम करती वो वर्क फ्रॉम होम ही था उसका। इसी सिलसिले में कई बार उसके पास क्लाइंट आते रहते थे। अब पुलिस को जब पूरी कुंडली पता चल गई कि आखिर रात में क्लाइंट के आने का क्या मतलब था और 2 लोग आए तो माँ ने ध्यान क्यों नहीं दिया, तब पता चला कि ये तो अक्सर हो जाया करता था। अब पुलिस ने कहा कि अब ये क्या मामला है, अगर वो क्लाइंट थे तो उन्होंने लूटपाट कैसे की, और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर बिटिया पहचानती नहीं थी तो फिर बिटिया ने विरोध क्यों नहीं किया और माँ के आगे ऐसा क्यों कहा कि मैं इनको जानती हूँ। तो यानी जो क्लाइंट थे या फिर जो लुटेरे थे या फिर जो हत्यारे कहें, वो बेटी के जानने वाले थे। अब तलाश होती है उन दोनों की। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ हुई कि क्या आप किसी को जाते हुए यहाँ से देखे हैं, लेकिन रात के लगभग 12 से 1 बजे के बीच कत्ल हुआ होगा। तो 12 से 1 बजे के बीच कौन आ रहा कौन जा रहा कैसे किसी को पता। इसी दौरान फिर किराएदार से भी पूछताछ हुई, चूँकि डाउट उस पर भी गया कि अगर कोई आया और कोई इस तरह से रात में गया, घर में कत्ल हुआ, तो आपको भनक क्यों नहीं लगी। तो किराएदार ने पूरा मामला समझाया और कहा कि हम लोग ऊपर रहते हैं और बेहद शांतिपूर्ण इलाका है यहाँ पे, और अक्सर जो किरण है उसके कुछ क्लाइंट आते रहते थे रात में, तो हमें लगा वही कुछ होंगे, क्योंकि हमने ना कोई शोर सुना ना ही कोई और चीज़ सुनी। अब पुलिस वाले अलग अलग लोगों के बयान दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला बेहद संपन्न इलाके का था। तो फ़ौरन वहाँ के जो एसपी साहब थे वो भी आ जाते हैं, बड़े बड़े आला दर्जे के पुलिस वाले आ जाते हैं। फॉरेंसिक की टीम जांच पड़ताल कर ही रही थी, डॉग स्क्वाड आती है, वो भी जांच पड़ताल करती है। लेकिन हैरानी की बात कहें कि ना ही कोई सबूत मिला, ना ही कोई सुराग मिला, ना ही कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे इस केस में थोड़ी भी बात आगे बढ़े। पुलिस वालों को जब कोई सबूत नहीं मिला तो उन्हें 2-3 चीज़ें लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा भी इसमें शामिल हो जिस फैमिली को बड़े अच्छे से जानता हो, चाहे वो नौकरानी हो, चाहे वो किराएदार हो, चाहे कोई सगा संबंधी हो। अब इसको पता करने का एक ही तरीका है कि जितने भी लोग हैं हम सबसे अच्छे से पूछताछ की जाए। इसी दौरान जब बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद बॉडी परिवार वालों के हवाले की गई, बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ। तो चूँकि बॉडी का अंतिम संस्कार कई लोगों की मौजूदगी में हुआ, मामला वीआईपी घर का था, तो आसपास के कई लोग आए थे, तमाम रिश्तेदार आए थे। तो इसी दौरान एक अजीब चीज़ हुई। जो मरने वाली लड़की थी किरण, उसकी माँ भी आई थी और उसकी नानी भी आई थी। अब माँ का आना तो लाजमी था, लेकिन नानी कैसे आ गई, नानी की तो तबीयत खराब थी। पुलिस वालों ने कहा कि चलो एक बार इनसे भी पूछताछ कर लें कि आपको हुआ क्या था। अब नानी से जब पुलिस वालों ने कहा कि आपने इतनी तकलीफ़ की आने के लिए, इवन आपकी तबीयत भी खराब है, तब नानी कहा कि मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं तो एकदम फिट हूँ। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने सुनी तो वो तो शन्न रह गए, क्योंकि पति सुरेंद्र और बेटे नितिन से जो पुष्पा है उसने यही कहा था कि तुम्हारी नानी और तुम्हारी सास की तबीयत खराब है, जाके देखाओ। इधर बयान में भी उसने यही कहा, तो ऐसा कैसे। अब परेशान पुलिस वाले, लेकिन अब पूछताछ करें कैसे, क्योंकि मामला बेहद संपन्न घर का था और साथ ही जिसके ऊपर डाउट था एक महिला थी और महिला के साथ साथ मरने वाली लड़की की माँ भी थी। अब पुलिस वालों ने फिर अब जांच पड़ताल दूसरे तरीके से शुरू की। सबसे पहले पुष्पा के नंबर को सर्विलांस पे लगाया और साथ ही जो नौकरानी थी, चूँकि जिक्र हुआ था कि उसको भी फ़ोन गया, उससे भी पूछताछ हुई। तो जब नंबर को सर्विलांस पे लगाया और कॉल डिटेल खंगाली और साथ ही इधर जो नौकरानी थे उससे पूछताछ हुई, तो 2 चीज़ें क्लैश होने लगी। पहला, जो पुष्पा है उसने कहा था कि मैंने फ़ोन किया था नौकरानी को, लेकिन कॉल डिटेल कह रही है कि नौकरानी ने खुद फ़ोन किया था। और दूसरा,
पुष्पा ने कहा था कि मैं बेहोश थी लगभग 10 बजे से 2 बजे तक, लेकिन इधर 10 से 2 बजे तक 3 ऐसे फ़ोन हुए थे। एक मिस कॉल आया था, दूसरा मिस कॉल गया था और तीसरा नौकरानी का फ़ोन। तो मान लो एक नंबर तो नौकरानी का था, दूसरा नंबर कौन सा था जिससे मिस कॉल आया था? तो पुलिस वालों ने 2 टीमें बनाई। पहला ये पता करना शुरू किया कि आखिर वो मिस कॉल किसका था, और दूसरा नौकरानी फ़ोन क्यों किया। तो जब नौकरानी सपना से पूछताछ हुई तब नौकरानी ने बताया कि चूँकि मैं इसी रास्ते से लौट रही थी तो मैंने देखा कि कोठी के नीचे एक वैगनआर कार खड़ी है, और जब मैंने वैगनआर को देखा तो मुझे लगा कुछ मेहमान आए हैं। तब मैंने मालकिन से फ़ोन करके पूछा कि अगर कुछ बनाना हो तो मैं आके बना दूं, लेकिन मालकिन ने कहा कि नहीं तुम चली जाओ, आना मत। अब पहला डाउट यहाँ से हुआ स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। और दूसरा जो दोनों नंबर थे जिनसे इनकमिंग और आउटगोइंग हुई थी, जब उनकी डिटेल निकाली गई तो पता चला कि ये नंबर इसी सेक्टर 45 में एक्टिव भी थे उस रात, और दूसरा पहली एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन सेम टाइम पे कुछ ही चंद घंटों के फासले पे हुई, और आधार और तमाम चीज़ें फर्जी थी। अब शायद इतना काफ़ी था पुलिस वालों को डाउट संपूर्ण करने के लिए। उसके बाद पुलिस वालों ने पुष्पा कोहली को उठा लिया। उठाने के बाद बस एक लाइन में पूछा कि एक बात बताओ, ये 2 नंबर कौन थे जिस पे आपने फ़ोन किया था और जिससे फ़ोन आया था, और आप तो कह रही थी कि मैं बेहोश थी, तो आखिर बेहोश थी तो फ़ोन किया कैसे? और इसी दौरान पुलिस वालों ने एक चीज़ और की, जिस पानी का जिक्र वो कर रही थी उस गिलास में जो थोड़ा सा पानी बचा था उस पानी को उन्होंने फॉरेंसिक लैब भेज दिया, और जब उसकी टेस्टिंग हुई तो उसमें कोई भी नशीला पदार्थ मिला ही नहीं, यानी ना कोई नींद की दवा, ना ही कोई ऐसी मेडिसिन। अब पुष्पा कोहली बुरी तरह फंस चुकी थी। उससे अब पूछताछ हुई। शुरुआत में उसने न जाने कितनी कहानियाँ सुनाई, लेकिन पुलिस जब अपना असली रूप दिखाती है, इधर परिवार वाले भी लगभग मान चुके थे कि पुष्पा कुछ झूठ बोल रही है। तब परिवार वालों के कहने पे पुलिस वालों को थोड़ी सी सह मिली। उसके बाद उन्होंने शक्ति बरती, और जब शक्ति बरती तब पुष्पा ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो वास्तव में एक बेहद हैरान करने वाली कहानी थी, और कत्ल की ऐसी वजह तो शायद सुनी ही नहीं। दरअसल किरण कोहली का जो तरीका था, जो रवैया था, पति के साथ साथ जो पुष्पा थी उसको भी परेशान कर रहा था। उसे लगातार ऐसा लग रहा था कि किरण की वजह से हमारी बदनामी हो रही, हमारी बेइज्जती हो रही। कई बार उसने समझाया, वो नहीं मानी। लेट नाइट वो पार्टीज़ करती, लेट नाइट वो चीज़ें करती, इधर उधर घूमती रहती। तो इसी दौरान जब पुष्पा समझा के हार जाती है तब उसे लगता है कि एक काम करते हैं, इसको निपटा ही देते हैं। ये ज़िंदा रहेगी तो ज़िंदा रहने के बाद यूं ही बदनामी करवाएगी, इज्जत की लुटिया डुबोएगी, तो इसको मार देते हैं। लेकिन मारें कैसे? तब उसके लिए उसने अपने एक चाचा, जो कि सौतेला चाचा था, जिसका नाम था कुलविंदर सिंह, जो कि पंजाब में एज ए हवलदार जॉब करता था, उससे कांटेक्ट किया और उसका पूरा मामला समझाया और बताया कि आप एक काम करा दो, कुछ पैसे या फिर जो चीज़ें आप कहेंगे हम आपको दे देंगे। कुलविंदर सुनता है, वो लालच में आता है। आने के बाद अपने कुछ दोस्तों को शामिल करता है। उसके बाद अपना फ़ोन वहीं पे छोड़ देता है। चूँकि वो पुलिस था, उसे पता था कि जांच पड़ताल होगी तो नंबर कैसे सर्विलांस पे लगता है। अब छोड़ने के बाद वहाँ से चलता है और एक दूसरा सिम लेता है। उसके बाद इधर जो पुष्पा कोहली है वो एक दूसरा गेम खेलती है। अपने पति और अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारी नानी यानी मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और जाके तुम लोग देख आओ। अब ये लोग बेचारे सीधे घर से निकल गए देखने के लिए। जैसे ये लोग निकलते हैं, ये मिस कॉल देके अपने चाचा कुलविंदर को बता देती है कि मामला साफ है। उसके बाद वो लोग जब पहुंच जाते हैं तो वो लोग मिस कॉल दे देते हैं और बताते हैं कि हम लोग आ रहे हैं। इसके बाद ये धीरे से गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद वो लोग धीरे से एंट्री लेते हैं उसी वैगनआर कार में जिसको नौकरानी ने देखा था। एंट्री लेने के बाद चूँकि अब किरण सो रही थी, चुपचाप उसके कमरे में जाते हैं, उसका गला घोंटते हैं, चाकू से फिर गला काट के उसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद चूँकि जो कुलविंदर था वो पुलिस में था, उसे पता था कि पुलिस किस किस एंगल पे जांच पड़ताल करेगी और डाउट किस किस पे जा सकता है। इसलिए इन्होंने न केवल लूटपाट का एक माहौल चेंज किया, बल्कि लूटपाट असल में किया। तमाम जो गहने रखे थे, जो पैसे रखे थे, वो अपने साथ लेके गए। साथ ही जाने से पहले जो पुष्पा कोहली है उसको एक कमरे में लेके जाते हैं, उसका हाथ पांव बाकायदा बांधते हैं, मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं। ये नहीं कि केवल एक्टिंग, सच में। उसके बाद दरवाजे को बाहर से बंद करते हैं। उसके बाद वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अब पुष्पा चुपचाप वहाँ पड़ी है। पड़े पड़े पहले तो वो नौकरानी को फ़ोन करती है। अब फ़ोन करती है, फ़ोन उठता नहीं। दूसरा किरण को फ़ोन करती है, चूँकि उसे पता था कि किरण मर चुकी है।
और उसके बाद फिर दरवाज़ा पीटना शुरू करती है और ऐसे अंदाज में पीटती है कि राजेश दरवाज़ा खोल दें और डाउट जो है राजेश पे चला जाए। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, कुलविंदर के पीछे पड़ते हैं, कुलविंदर इधर फरार होता है, कई दिनों तक मशक्क़त करती है पुलिस, उसके बाद अंत में कुलविंदर को मुंबई से गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके वापस लाती है। और जब खुलासा करती है इस केस का, तब तमाम लोग हैरान थे कि क्या एक माँ बस इसलिए अपनी बेटी को मरवा सकती है सुपारी देके कि उसकी बेटी लेट नाइट पार्टी करती है, उसकी बेटी जो है पब में जाती है। आज भी लोग हैरान हैं इस इलाके में। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी को कायदे से अगर जोड़ा जाए तो 11 साल गुजर गए, लेकिन आज भी जब लोग सेक्टर 45 में उस कोठी नंबर 387 के सामने से गुजरते हैं तो आज भी उनकी रूहें काँप जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी चंद दिन पहले ये कुछ हुआ है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की माता का क्या नाम है। तो उनकी माता जी का जो नाम है उसका सही जवाब दिया है कृष्ण कुमार जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं, सीएम शर्मा जी हैं, संतराम गुप्ता जी हैं, बिमल कुमार जी हैं, राजीव शर्मा जी हैं, ललित जी हैं, रश्मि मिश्रा जी हैं, राज सोनी जी हैं, अवंती होरो जी हैं, वसीम अहमद जी हैं और सुबोध कुमार जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज का सवाल पूछ लेते हैं, और आज का मेरा सवाल है कि लोकसभा के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ लोकसभा? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।